1968-69 का वर्ष रहा होगा। माननीय माधवजी देशमुख उत्तर भारत के संघ कार्य के दायित्व के निर्वाहक थे और वे संघ कार्यालय घाटाटे राम मंदिर कुजौलिया में उनका कार्यालय भी था। 1960 की बात होगी। टाउन हॉल में श्रद्धेय पंडित राम बालक शास्त्री के द्वारा संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। संस्कृत सम्मेलन में वक्ता अनेक थे, किंतु एक मुख्य वक्ता थे श्रद्धेय माननीय माधवजी देशमुख। प्रत्येक वक्ता को संस्कृत में संभाषण करना था। छात्रों की, अभिभावकों की, नागरिकों की उपस्थिति थी और वक्ता भी वहाँ पर उपस्थित थे। संस्कृत सम्मेलन का आयोजन पंडित राम बालक शास्त्री सदैव किया करते थे। उन्होंने संस्कृत साप्ताहिक गांडीवम की भी स्थापना की थी और उनका प्रकाशन भी किया था। वे संस्कृत के प्रति अनुरक्त, संस्कृत के प्रसार प्रचार में सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व थे। टाउन हॉल के सभागार में माननीय माधवजी देशमुख का जब संस्कृत भाषण सुना, छोटे छोटे वाक्य उसी प्रकार से लग रहे थे कि प्रत्येक वाक्य से मोती झर रहे हैं। यही नहीं, प्रत्येक वाक्य जाना पहचाना लगता था। प्रत्येक शब्द संस्कृत का प्रवाह दे रहा था। उनका भाषण हमारे मनोमस्तिष्क पर, तब मैं 12वीं कक्षा का छात्र था, मेरी भी अभिरुचि संस्कृत की ओर थी और वहाँ श्रद्धेय माननीय के द्वारा संस्कृत में भाषण मुझे बहुत ही रुचिकर लगा। जैसे भोजपुरी में कोई बात कही जा रही हो और आनंदित करती हो भोजपुरी भाषी होने के नाते, वैसे ही संस्कृत में उनका बोलना, शब्दों का चयन इतना सार्थक था। जो प्रचलित शब्द थे उनका सारगर्भित जो प्रबोध था वह प्रभावित कर गया। अनुरक्तता, इससे प्रतीत होता है कि वक्ता में कितनी गंभीरता थी, संस्कृत का कितना बोध था, कितना ज्ञान था। उस धारा प्रवाह, संस्कृत में बोलना उनकी एक विशेषता थी। उनके भ्रातृज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जिला विद्यालय निरीक्षक भी बाद में हुए थे। वे भी नैतिक और ईमानदार व्यक्ति थे और कार्यालय के सहायक जो लिपिक हैं उनसे परेशान रहा करते थे, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता था। वह ईमानदारी, वह नैतिकता माननीय माधवजी देशमुख के संस्कारों से ही अनुप्राणित थी। माननीय माधवजी देशमुख ने संघ के विस्तार के लिए, संघ के परिवर्धन के लिए, संघ की रूपरेखा के लिए,
संघ के दिग्दर्शन के लिए, संघ कार्य के प्रसारण के लिए, उसके विस्तरण के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। आपातकाल में 1975 में वह कारावास में निरुद्ध किए गए थे मीसा के अंतर्गत, और जब 77 में उनको मुक्त किया गया था तो परम पूज्य बाला साहब सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के साथ पंडित राजबली तिवारी जो दक्षिणी के विधायक थे उस कालखंड में, उनके साथ बाद में बने, वो भी कारागार से मुक्त हुए थे। और उनका स्वागत, इन सब का स्वागत बेनियाबाग के मैदान में पंडित श्याम नारायण पांडे, महाकवि श्याम नारायण पांडे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम समारोह में उनका सबका अभिनंदन संपादित हुआ था। उस कालखंड से मैं सुपरिचित रहा माननीय माधवजी देशमुख के व्यक्तित्व, वक्तृत्व और उनके कार्य, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भाषा शैली, हिंदी का बोध, ज्ञान, धारा प्रवाह, संस्कृत का संभाषण और विशुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी में उनकी अभिव्यक्ति। एक बार उनसे वार्ता के अंतर्गत घटाटे राम मंदिर के कार्यालय में हमने पूछा कि संघ के संस्थापक जब बाल मन के थे तो क्या उनके भीतर भारत के उत्कर्ष, भारत के अतीत के बोध के आकार, उसके स्वरूप का उन्हें कभी आभास होता था? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ, अपने अध्ययन के दौरान, बाल शिक्षा के दौरान उनके भीतर भारत के अतीत का बोध था, अतीत की संकल्पना थी, और वह उसके पुराने वैभव को, पुराने स्वरूप को साकार करना चाहते थे। इसीलिए अपने अध्ययन के, प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन के दौरान उन्होंने अंग्रेज अधिकारी का बहिष्कार, तिरस्कार भी किया था। निश्चय ही जब बालक में व्यक्तित्व का विस्तार होता है तो जो पूर्वजीय, जो प्रारब्ध है, जो कर्म है, वो आते हैं। श्रद्धेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के बाल मन में भारत के अतीत की संकल्पना, भारत की गौरव गाथा, भारत के स्वाभिमान, भारत की ऋषित्व परंपरा, भारत के वैभव, भारतीय इतिहास के पौरुष का आख्यान निसंदेह उनके मनोमस्तिष्क में था। हमने देखा है कि कुछ लोग अपने पूर्व जन्म की कहानियाँ बताते हैं, स्मृतियाँ बताते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पूर्व जन्म की यादें आती हैं, लेकिन जिनके मन में प्रारब्ध होता है वो अपने अतीत, अपने गौरव और अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति, अपने दर्शन, अपने वेद, अपने पुराण और अपनी उपनिषद और अपनी गाथाओं को के ऊपर गर्व करते हैं। इसी पर हमने श्रद्धेय माननीय देशमुख जी से यह कहा कि बिहारी का एक दोहा है, ऐसा लगता है कि उनके मन में भी ये संकल्पना रही होगी कि यही आसत क्यों रहे अली गुलाब के मूल, वहीं बहुरी बसंत ऋतु इन डारन में फूल। अभिप्राय यह है कि भ्रमर गुलाब के मूल में जो सूख चुका है,
जिसमें पत्ते नहीं हैं, केवल डालें हैं, सूखी डालें हैं, लेकिन जो भ्रमर है वह उसी में लगा हुआ है। किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों सूखे हुए गुलाब में अटके हुए हो, क्यों वहाँ पर लगे हुए हो, क्यों नहीं जहाँ पर फूल है, पुष्प है, हरियाली है वहाँ जाते हो। लेकिन गुलाब भ्रमर ने यह कहा कि यही आस अटके वो रहे अली गुलाब के मूल। इसी आशा में गुलाब के मूल में भ्रमर अटका रहा कि वही है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल। कभी न कभी इन डालों में फूल आएंगे, बसंत ऋतु आएगी, परिवेश बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, पर्यावरण बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, अतीत फिर दोहराएगा, भारत का गौरव पुनर्वापस होगा। इस आशा में जब उन्होंने कलकत्ता में शिक्षा के दौरान संघ कार्य के संबंध में उन्होंने सोचा, चिंतन किया, और किसी भी कार्य के संपादित करने के पूर्व चिंतन होता है, दृष्टि होती है, विचार होते हैं, प्रवाह होते हैं, सोच होती है, कल्पना होती है, कामना होती है, उसके पूर्व पृष्ठभूमि होती है। निसंदेह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापना में उनके बाल मन से, उनके शिक्षा काल से ही उनके मन में राष्ट्र की संकल्पना का, भारत के गौरव का, भारत के अतीत का, भारत की पृष्ठभूमि का, भारत के दर्शन का, भारत के ज्ञान का, ऋषित्व बोध का, परंपरा का, वीरता का, दान का, तप का, त्याग का, दया का भाव उनके भीतर विद्यमान रहा होगा। यही कारण है कि चिकित्सा शिक्षा के दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की, सहयोग किया, शक्ति दिया, आत्मबल दिया, और प्रत्येक प्रकार की उन्होंने सहायता भी की, उत्साहित भी किया। उनका प्रवास विभिन्न क्षेत्रों में अपने शिक्षण के दौरान कलकत्ता प्रवास के समय में था। उनके भीतर राष्ट्र के प्रति निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, अतीत के प्रति मोह, अतीत के प्रति सद्भाव उनके भीतर बना हुआ था। उनके संस्कारों में, पूर्व जन्म के संस्कारों में वह निहित था। यही कारण है कि इतना बड़ा बृहत्तर कार्य, उसकी संकल्पना उनके मन में आई। इसका संदर्भ जब मुझे माननीय माधवजी देशमुख जी से मिला तो मुझे आनंद हुआ, और बिहारी का वह दोहा मुझे स्मरण आया, क्योंकि जब उन्होंने संघ की स्थापना की, उनकी स्थापना की मूल में विशाल वट था, अक्षय वट था। जहाँ प्रयाग में अक्षय वट के तले ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की थी, वह अक्षय वट उन्होंने स्थापित किया। अपने अतीत के बोध के अनुसार, ऋषित्व परंपरा के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, भारत के लिए, भारत के वैभव के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारतीय चेतना और भारत के संस्कार के लिए, जो हमारी अतीत में था, जो संपदा थी, विद्यमानता थी, और ऋषियों ने जो उसको वाणी दी थी, जिन्होंने संस्कृत वांग्मय को विस्तरित किया था, संस्कार दिया था, उसका साक्षात स्वरूप उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थापना करके दिया, और वह आदर्श आज उस रूप में
प्रतीत हो रहा है। आज का समय जो उर्वर भूमि का है, परिवेश का है, और पूरे विश्व में भारत जो सम्मानित है, उसका मुख्य कारक तत्व है, प्रेरक तत्व है वो संघ, जिसने संस्कार दिया है, जिसने प्रेरणा दी है। और उसी के अंतर्गत आज भारत का नेतृत्व है जो संस्कारित होकर के सत्ता के शीर्ष पर है, नेतृत्व कर रहा है, और अपने संस्कारों के अनुसार जो संस्कार उसने अर्जित किया है, जो दायित्व मिला है, दायित्व में जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो शक्ति अर्जित की है, जितना त्याग किया है, जितनी वेदनाएं झेली हैं, जिस प्रकार की पीड़ा का भी अनुभव किया है, उपेक्षा का भी अनुभव किया है, सम्मान भी मिला है, अपमान भी मिला है, प्रेरणा भी मिली है, दिशा भी मिली है, ज्ञान भी मिला है, और उसी का के अनुभव का पुंज आज विश्व को नेतृत्व दे रहा है, दिशा दे रहा है। और सबसे बड़ी सम्मानजनक बात यह है कि जिस भारत का कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, सत्ता के शीर्ष पर आसीन जो अन्य देशों के सत्तासीन है, श्रद्धा की भावना से, आदर की भावना से, निष्ठा की भावना से जिसका चरण छूते हैं, यह गौरव देने वाला, दिलाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार है, जिसके अंतर्गत जिला प्रचारकों से लेकर प्रांत प्रचारक तक, जिला संघचालक से विभाग संघचालक, प्रांत संघचालक, उसकी एक लंबी श्रृंखला में अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए खपाने वाले, अर्पित करने वाले महापुरुषों और जीवनदानियों की लंबी चौड़ी श्रृंखला है, जिन्होंने किसी वस्तु की कोई कामना नहीं की, इच्छा नहीं की, केवल कर्म किया और कर्म में सदैव निरत रहे, धूप में, पानी में, प्यास में, भूख में। जो प्रचारक अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहे, हमारा संपर्क काशी में उस कालखंड में हुआ जिस कालखंड में ठाकुर गुरजन सिंह जिला प्रचारक थे और उसके अनंतर विष्णु जी हुए। उस कालखंड में हमने अनेक जिला प्रचारकों को देखा, जिन्हें जिले में घूमते हुए, दौड़ते हुए और प्रचार करते हुए, संघर्ष करते हुए देखा। वाराणसी में बलिया जिले के अंतर्गत जिला प्रचारक के दायित्व का निर्वहन करने वाले शिव शरण पाठक जी की स्मृतियां विशेष झकझोरती। देहात का क्षेत्र, संपर्क करना है, जाना है, बारिश हो रही है, सड़क मार्ग से निकलना है, पैदल निकल रहे हैं, चल रहे हैं, आजमगढ़ जनपद में प्रवेश करना है, वर्षा, आतप, इन सब को भेजते हुए संपर्क स्थान पर पहुंचना और वहां उसे अनुपस्थित पाना, फिर लौटने की प्रक्रिया, घनघोर बारिश, सड़क में उदासी, कोई वाहन आता है और वहाँ बिठा लेता है वाहन चालक और गंतव्य तक पहुँचाता है। इस प्रकार का जीवन जीने वाले जो जिला प्रचारक थे, जो बलिया, आजमगढ़ क्षेत्रों का दौरा करते थे, वाराणसी, मिर्जापुर क्षेत्रों का दौरा करते थे, जनसंपर्क करते थे, किसके लिए? राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के संवर्धन के लिए, राष्ट्र भाव के परिवर्तन के लिए, संस्कार के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, राष्ट्र भाव के लिए, राष्ट्र गौरव की अभिवृद्धि के लिए। कितना त्याग,
पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के जिला प्रचारकों ने किया होगा।